चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पहली बात ये क्या है, क्या ये फाइनेंशियल, मेरा एक सवाल, ये सवाल नहीं छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ सीधा। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है? आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है? मैंने कहा बिल्कुल सर, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारे उसके अंदर क्या क्या आया करता था जब हमने कंपनीज अकाउंट स्टार्ट करी थी। आपको याद होगा हम लोगों ने पूरी डिस्कशन करी है इसके ऊपर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, और उसके अंदर हम लोगों ने लिखा था आपका P&L आता है, बैलेंस शीट आता है, और आपका क्या कहते हैं ट्रेडिंग भी आता है ना। तो अकाउंटिंग रेशो पे हमने डायरेक्ट डिस्कशन कर डाला। ओके, ये ना, ये देखो, तो कंपनीज होती है, कंपनीज के ऊपर हमने क्या बात करी थी, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L होता था, बैलेंस शीट होती थी, और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर बनते थे शेड्यूल नंबर 3 के, जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को दिया हुआ था और साथ में आपको इसका भी फॉर्मेट, P&L का भी फॉर्मेट दिया हुआ था, जो हमने बहुत अच्छे से रट्टा भी मारा है, वो टी कॉल रिकॉल करके जो कुछ करा था, है ना। तो सेम ही कहानी है सर, यहाँ पर भी कुछ नहीं बदला गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, पहली बात हम यहाँ लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर P&L आता है, बेसिकली इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L। साथ में और क्या आता है, मैंने कहा बैलेंस शीट आती है, हाँ सर ये भी आती है। फिर और उसमें आता है, फिर इसके साथ अपना नोट्स टू अकाउंट्स आते थे, आते थे क्या, नोट्स अकाउंट नीचे बनाते थे और नोट्स टू अकाउंट बनाते थे, और इसमें एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनता है, बट वो यहाँ पे अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। साथ में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और पार्ट ऐड हो जाता है, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके अंदर आपके पास आता है बैलेंस शीट। क्या आता है, ओ सॉरी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट सर क्या हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है? नहीं, हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है ना, वो जो आपको वहाँ पे कंपनी की पूरी एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए दी होगी, दैट इज कॉल्ड एनुअल, नहीं एनुअल रिपोर्ट तो नहीं देते, एनुअल रिपोर्ट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, डायरेक्टर रिपोर्ट वगैरह वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट दी है, वो तो आपको एक प्रैक्टिकल तौर पे दी गई है। बट जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे हम साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। सर फिर किसके लिए मैंडेटरी है? मैंने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट वैसे तो हर कंपनी के लिए बनता है, बट कुछ कंपनी को छोड़ के, जिसमें ऑलमोस्ट छोटी छोटी सारी कंपनी आ जाती है, मतलब छोटी छोटी जितनी कंपनीज है ना, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। जो बड़ी कंपनीज होती है सिर्फ उनको बनाने की जरूरत होती है। सर ये बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी कौन सी होती है? जो आपकी क्या कहते हैं लिमिटेड कंपनी है, दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। तो जो लिमिटेड कंपनी है उनके लिए तो सबके लिए मैंडेटरी है, लिमिटेड लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी ही पड़ती है। फिर जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उसके अंदर कुछ कंपनियां एग्जेम्प्ट हैं, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी, और आपकी क्या कहते हैं स्मॉल 1% और सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है, सेक्शन 8 कंपनीज मतलब जो NGOs वगैरह जो फोकट वाली कंपनी होती है, नॉन NPO नॉट फॉर प्रॉफिट वाली, वो हो गई। तो इन तीनों के लिए एग्जेम्प्ट है, और एक और है शायद, वो कोई नहीं, एक ही है, और दूसरी लिमिट है, जो स्मॉल कंपनीज होती है, जो प्राइवेट कंपनी इसका टर्नओवर आई थिंक 100 करोड़ से नीचे है, तो उसको भी बनाने की मैंडेशन नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जनरली जो छोटे छोटे वेंडर्स आते हैं ये सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वेंडर्स कौन से, ये जो ये दुकान वाला है, ये सब्जी वाला है, ये तो अपनी बैलेंस शीट डालता होगा, यहाँ पे भी कोई छोटी मोटी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना के बैठे होते हैं, अब वो बेचारे अभी सर्वाइविंग जोन में है, आप उनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाओगे? मुश्किल काम है भाई ये बनाना, मुश्किल तो खैर क्या है, कुछ नहीं है, बट ठीक है भाई ईज कर रखा है, सिंपल, क्योंकि फिर वेरिफिकेशन लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कम कर रखा है फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन होगी बात, इतनी बात तो हमने कर ली। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सारी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है क्या? नहीं, किस किस को छोड़ेंगे, स्मॉल कंपनी छोड़ दो, सेक्शन 8 कंपनी छोड़ दो, और जो आपकी क्या कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी हो गई और 1% कंपनी हो गई। ठीक है, ये आपकी 3 तरीके की कंपनी है जिनको बनाने की जरूरत नहीं होती है, और जिसमें सब छोटी छोटी कंपनीज कवर्ड होती है। डन। बट अब सर ये होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट क्या, जैसे अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, याद है? बताओ जरा मेरे को।
एसेट और लाइबिलिटीज लिखा करते थे भाई। पीएनएल के अंदर क्या लिखते थे? एक्सपेंसेस और इनकम्स लिख के और सिर्फ नेट प्रॉफिट निकाला करते थे। एक्सपेंसेस और इनकम लिख के फिर हम लोग क्या निकाला करते थे? नेट प्रॉफिट निकाला करते थे। सर ये इस नोट्स अकाउंट में क्या होता था? इन दोनों की डिटेल्स फिल होती थी। अभी पढ़ा है ना हम लोगों ने, नोट्स अकाउंट जब बनाए थे हम लोगों ने, तो उसके अंदर क्या नोट्स के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन डाला था, क्या क्या उसके डिस्क्लोजर्स हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है जो डिस्क्लोज करनी है, प्रेजेंट करनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ठीक है, और एग्जिस्टेंस बोलते हैं, ईआरसी बोलते हैं वैसे, ठीक है, खैर कोई नहीं, क्लासिफिकेशंस क्या क्या करनी है, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? उसके अंदर आपकी पहुंच जाती है। अब सुनना, बट सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा? कोई आइडिया? ऐसे गैस लगाना चाहो तो? कैश का फ्लो, ऑब्वियसली नाम कैसे रखा हुआ, ऐसे तो रखा हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब लोग फोकस के साथ समझना, नींद में मत रहना, ठीक है, कि कितना पैसा हमारे पास इस साल में आया और कितना पैसा इस साल में गया और नेट में कितना कैश बचा। एक बात सोचना, अब यहां से मैं कैश फ्लो की कहानी आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे अकाउंट में ये एक एबी लिमिटेड है, मान के चलते हैं, एक एबी लिमिटेड बनाते हैं, ये रही एबी लिमिटेड, ठीक है, ये एबी लिमिटेड का बैंक अकाउंट है, या ऐसे लिखते हैं बैंक बैलेंस। अरे भाई साहब, अब यहाँ कैसे आ गए? बैंक बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कितना था? 2 लाख। लो जी, 2 लाख लिख देते हैं, ठीक है। फिर अब ईयर एंड आएगा, है ना, तो बैंक बैलेंस इसका यहां पे कर देते हैं, कौन सी डेट पे आ जाएगा? ये ऐसे ही बनाया था ना मैंने वहां पे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही बनाऊं सेम। तो बैंक बैलेंस कितना आ जाएगा 31 मार्च पर 2021 पर, ऑब्जेक्ट वैसे कर सकता था मैं, बट खैर कोई नहीं, चलो। इसका बैंक बैलेंस हो गया 5 लाख रुपए का, कोई नहीं, डब्बा बाद में बनाएंगे। कितना हो गया बैंक बैलेंस? 5 लाख रुपए का हो गया, बना ही देना चाहिए तो, है ना। चलो जी सर, एक बात बताओ, ये बैलेंस शुरू में था आपका कितने का? 2 लाख का, और ये अब ईयर एंड पर जाके कितने का हो गया है? 5 लाख का। नेट में देखा जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, नेट में देखा जाए, कितने से बढ़ा? नेट इंक्रीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। यानी कि अगर नेट फिगर पे बात करी जाए तो आपके पास इस साल कितना पैसा आया है? 3 लाख रुपए आया है। बट क्या सिर्फ 3 लाख आया हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि 15 लाख आए हो और 12 लाख चले गए हो और बचा 3 लाख हो? ऐसा ही हो सकता है। समझे मैंने क्या बोला? मैंने कहा ऐसा बताता हूं, देखो स्टार्टिंग में 2 लाख थे। एक्चुअली आप ये स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये है, ठीक है। स्टार्टिंग में थे 2 लाख रुपए, प्लस हुआ 15 लाख, माइनस हुआ 12 लाख, बताओ कितना बचेगा? 5 लाख। 5 लाख बेटा, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और ये है आपके साल की समरी फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। एक्सपेंस नहीं बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। एक्सपेंस तो खर्चा हो गया और एक्रूअल बेसिस पे इस साल का भी बुक हो सकता है, अगले साल का भी बुक हो सकता है,
सिर्फ सॉरी इस साल का ही बुक होगा, लेकिन पेमेंट बेसिस पे क्या होता है, पिछला साल, ये साल, अगला साल, जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट हुई है आएगा। डन। पहली कंफ्यूजन दूर करी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंदर हम कैश बेसिस को देखकर चलते हैं। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल, क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठेगा कि भाई साहब ये 3 लाख रुपए आए हैं, देख के तो बड़ा मजा आ रहा होगा, 3 लाख रुपए आए भाई कंपनी में, बट अगर मैं आपसे बोलूँ 3 लाख रुपए लोन की वजह से आए तो आपको लगेगा कंपनी अच्छी है, बुरी है, कैसी है? बुरी है, बिल्कुल बुरी है सर। पूरे साल में इस कंपनी ने 3 लाख रुपए कमाए, और वो भी किस चीज के कमाए भी नहीं, आए, और वो भी किस चीज के कमाई के नहीं है, उधार लेके आया था निकम्मा। या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ ये पैसे तो 3 लाख आए हैं, ये इसने अपने एसेट बेच के लाया, तो भी अच्छा है बुरा? और या फिर लास्ट पार्ट जो मैं आप लोगों को भी पता है कि ये 3 लाख रुपए इसकी कमाई से आए हैं, तो बढ़िया है ना। तो यानी कि इसी वजह से 3 एक्टिविटीज के अंदर आपके कैश फ्लो को बांटा गया है। क्या बोला? इसी एक्टिविटी के अनुसार जो हमने अभी बातें करी, 3 तरीके की बातें करी हम लोगों ने, कौन सी? एक लोन लेना, दूसरा एसेट बेचना, और तीसरा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इन्हीं 3 एक्टिविटीज है, ये 3 तरीके की एक्टिविटीज है जिसके अंदर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बांटा गया है। और ध्यान से सुनोगे, अभी मैं फ्लो पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे चलना है, कदम क्या है और लॉजिक क्या है। ठीक है, यानी कि आपका जो कैश फ्लो होता है वो 3 तरीके का कैश फ्लो होता है आपके बिजनेस के अंदर। लिखेंगे यहां पर 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस। 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। कौन से तरीके के होते हैं सर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सबसे पहले मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज फाइनेंसिंग। ठीक है, समझे? सबसे पहला जो आपके लिए सवाल है, जब तक बच्चे को यही नहीं समझ में आएगा ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का, कैश फ्लो समझ ही नहीं समझता ना, निकालेगा कैसे, पकड़ेगा कैसे? जब तक आइटम जो पकड़ा नहीं होगा तब तक कैश कैसे पकड़ेगा उसका? समझ रहे हो? तो मैंने कहा अब एक बात बताओ, आपका बिजनेस आपको दिखा रहा होता कि भाई साहब, अच्छा एक बात बताओ, चलो आपको ये जो नेट प्रॉफिट वाला आइटम है वो आपका ऑपरेटिंग हो गया। ऑपरेटिंग बोले तो जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस के ऑपरेशंस, मेरे बिजनेस को लेके चलते हैं, जो मैंने रेंट पे करा, इज इट माय ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग? मेरा रेंट नॉन ऑपरेटिंग है। आर यू श्योर? ऑपरेटिंग है। हेलो, हाँ ले, कहाँ पे हो? ये बाहर वाले? अच्छा ठीक है, हाँ जी। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे थे हम लोग? ऑपरेटिंग की बात कर रहे थे, है ना। तो मेरा जो रेंट है वो ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है? भाई मेरे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, अगर मैं रेंट पे ना कर रहा हूँ तो मेरे ऑपरेशन ना चल रहे होते। तो मैं कहाँ पढ़ा था? अपने सर पर बिठा दिया। अच्छा, मेरा रेंट होता है कि बिजनेस क्या है, पहले ये पता होना चाहिए ना। बच्चे कुछ भी कर लो, मैं तो कहता हूँ, अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। रेंट आप दे रहे हो या आपको मिल रहा है? मैं पे कर रहा हूँ। तो इसे मैं मिल भी रहा है तो मैं मान लेता हूँ मेरा ऑपरेशन ही तो होगा, मेरा बिजनेस रेंट करना होगा, तो रेंट लगाना पड़ेगा ना। अब सर की बात कर रहे हैं तो सर की बात, सर का बिजनेस की तो बात करेंगे। हम क्या करने आए अकाउंट्स में? किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं? बिजनेस की ना। जो वार्तालाप होगी बिजनेस की होगी, पर्सनल की कोई अकाउंटिंग नहीं होती, और पर्सनल भी होता है तो अकाउंटिंग बिजनेस करके ही समझते हैं। चलो, तो मैंने कहा क्या बात कर रहे थे हम लोग कि रेंट क्या है? ऑपरेटिंग है। सबके माइंड में सवाल क्लियर? ओके। दूसरा
मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा यहाँ बिजनेस ऑपरेटिंग नहीं पे करूँगा, बिजनेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। ठीक है, और भगवान ना करे ऐसा हो, टर्म्स एंड कंडीशन होता है पहले, वो तो बाद में बोलते, मैं पहले। चलो यहाँ रहने देते हैं, अब दूसरा कोई ऑपरेशन ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो मैंने कहा बैंक है, ठीक है, बैंक में क्या हुआ, एक एम्प्लॉय ने कैश की चोरी कर दी। लॉस बाय थेफ्ट बोलने वाला था, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट बोलने वाला था, बट मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ना, लॉस बाय थेफ्ट की क्यों ही बोलना, ठीक है, अपने काम को लेकर क्यों है। चलो, तो एक बैंक था कोई XYZ, और उसमें 1 लाख रुपए की कैश की चोरी हुई। इट इज अ लॉस बाय थेफ्ट, आइदर इट इज अ लॉस ऑफ ऑपरेशन या इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज ये आपके ऑपरेशन का काम नहीं है, रोज रोज नहीं होता है। आई बात समझ में, दैट इज नॉट ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक और तगड़ा एग्जांपल लेने वाला हूँ, समझना। अपना नहीं, मैं चलो मान लो मेरे ट्रकों का काम है, ट्रक का, और ट्रक भी किसके, इंडियन ऑयल के ट्रक चलते हैं मेरे, ठीक है, उनके पर्सनल है, बट है, या चलो पानी के ट्रक चलते हैं मान लो, ठीक है, वो इंडियन ऑयल वाले लीक नहीं कर रहे होते ना, इसलिए बोला मैंने, ठीक है। पानी के ट्रक चल रहे हैं, ये ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ पे भी टेम्पो में रख के वो पानी वाले लेके जा रहे थे। पानी होता है वो 500 लीटर पीने का, बट कुछ गिरता होगा, ऐसे हिल गया ना, तो गिरता होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, पानी गिरता होगा। हर रोज 500 लीटर पानी जाता है, 1 लीटर पानी की कीमत है 20 रुपए, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर पानी की कीमत है 20 रुपए, तो पूरा ट्रक कितने का हुआ वो, 10,000 का, जिसमें से डेली 10 लीटर पानी गायब हो जाता है। अब बताओ ये ऑपरेटिंग लॉस है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस? कैसे? अरे जब आपका बिजनेस ही पानी का पानी है, ऑपरेटिंग होगा ना। पानी जाना है, दैट इज अ नॉर्मल लॉस, क्योंकि वो डेली जाना है और वो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड, आपके कहीं ना कहीं ऑपरेशन से जुड़ा है, क्या वो ऑपरेशन से जुड़ा है, तगड़ा था। बहुत बढ़िया, चलो जी, अब कुछ कुछ बातें करता हूँ मैं। अब बहुत पेमेंट्स की बातें करो, कुछ पैसा आने की भी बातें करो, है ना। मैं तुम्हें पढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बोलो, जब तक खुद नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से ही दुनिया चलेगी, ठीक है, तुम्हारी, दूसरे की, ठीक है। चल, अब मैं बोल रहा हूँ तभी तो चल रही है ना, ना बोलूँ तो चलो दूसरे पास जाएंगे, सिंपल है, ओ तो बैठा रहता मुंह बंद करके, ठीक है, उसका कोई आउटपुट नहीं है। ये बाहर दुकानदार वाले हैं ना अपने भैया, कामदे वाले, अपना सामान बेच रहे हैं, क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग, उनका ऑपरेटिंग। ये तो बहुत सिंपल था, गेस करना, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपका, अच्छा ये सेल्स को हम बुक कहाँ पे करते थे, सेल्स अकाउंट में, यानी कि जो सेल्स अकाउंट का बैलेंस है वो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग, ठीक है। समझते चलना बेटा, फिल्टर लगाने आइटम पे, क्योंकि मेरे को पता है मैं जो आगे बात करने वाला हूँ वो यहीं से लगेंगे फिल्टर, अगर ये चीजें नहीं क्लियर हुई तो फिर आगे वाले फिल्टर हट जाएंगे, ठीक है। और तसल्ली दे देना इस चैप्टर के लिए, मेरे को, मैं आराम से पढ़ाता हूँ ये चैप्टर में, मजे, ठीक है, ओके। अगले आइटम पे डिस्कशन करता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने वैसे कर लिया था, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कोई मेरे को रॉयल्टी मिल रही है, कोई फीस मिल रही है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मुझे, तो इज इट माई ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग? बेटा इट इज ऑपरेटिंग, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू योर ऑपरेशंस। मैकडी है, मैकडी ने अपनी फ्रेंचाइजी किसी और को दे रखी है और उससे उसको रॉयल्टी रिसीव होती है, ऑपरेटिंग है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ, फीस मिल रही है, कोई सीए है अपना ऑफिस खोल के बैठा है और उसको फीस आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेशंस हो गए। यहाँ पे हर आइटम को उस बिजनेस से रिलेट करके देखना, आप ऐसे नहीं है, जो मेजरली फीस कहाँ पे यूज होती है, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में यूज होगी, या तो ट्यूशन में होगी या डॉक्टर में होगी, प्रोफेशन में यूज होती है जनरली फीस होती है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले क्रिएट करना है हम लोगों को। अगला, कोई कमीशन रिसीव हुई, ऑपरेटिंग, मैं एजेंट हूँ, मान लो एजेंसी चलाता हूँ,
सबके सामान बिकवाता हूँ, ठीक है, लाइक ये ब्लिंकिट और ये सब हो गए, ये सब क्या करते हैं, लोगों को सामान अपने पास रखते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, उसके बाद बेचते हैं आगे, ठीक है, ये सब क्या है, कमीशन का बिजनेस है, इनकी मेन इनकम ही यही है, ऑपरेटिंग। डन, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ऑपरेशंस। मैं एक एक आइटम को डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, पूरी क्लैरिटी बनी है। चलो इसके बाद उसके आगे बात करता हूँ मैं, मेरे डेटर ने मुझे पैसा दिया, व्हाट इज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन है डेटर? डेटर सेल से बने और परफेक्ट, ये रिलेशन करना आना चाहिए, ये रिलेशन करना दिमाग लगाओ। डेटर किससे बनते हैं? हमेशा पढ़ा है, डेटर हमेशा बनता ही सेल से है। याद है ना अभी परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश में बात करी थी, डेटर जो बनता है, सॉरी उसमें अकाउंटिंग रेशियो में, ठीक है, ओके, प्लीज 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 फोकस आगे। डेटर किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, और सेल्स का होता है ऑपरेटिंग, तो डेटर भी ऑपरेटिंग, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस का पैसा हमें रिसीव हो रहा है। ओके, अब सुनना, बिल्स रिसीवेबल हम ऐसा मान के चलते हैं वो भी ट्रेड के ही ऑपरेशंस हैं, वो ट्रेड से ही बने हैं, वही ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट बनते हैं ना ये लोग, तो ये भी आपके सेल से ही रिलेटेड है। डन है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, हाँ जी, क्रेडिटर्स भी ऑपरेटिंग में आएंगे, बिकॉज क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू परचेज, और परचेज किसके लिए करी गई होती है? जो वही वाले गुड्स जो हमने खरीदे हैं किस चीज के लिए? बेचने के लिए। ट्रेड हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशनल हो गया। क्रेडिटर, हाँ, तो उसमें वेंडर बनता था ना, वेंडर का बैलेंस हो जाता था ना, वो कहीं ना कहीं आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लायबिलिटीज होगी, है ना। चलो, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स खरीदे हैं कोई आगे बेचने के लिए, परचेज ऑफ गुड्स हो गए। ये सर्विसेज परचेज करी है, मान के चलो मैंने वाईफाई का बिजनेस स्टार्ट करा है और मैंने बाहर से वाईफाई का जो एयरटेल वालों से एक तो एयरटेल का नॉर्मल पैक्स होता है तुम्हारे को जो बेचे जाते हैं, अब एक एयरटेल क्या बेचता है, जो जैसे वाईफाई वाले बिजनेस वाले होते हैं खुद थोड़ी अपनी लाइन बिछाते हैं, नेट को एयरटेल ही ला रहा है, जियो ही ला रहा है, टावर उन्हीं के लगे, उस टावर पे एक एक्सेस राइट मिलता है कि पूरा बैंडविड्थ उनका है, पूरा एक कंप्लीट बैंडविड्थ इन्हीं के नाम पे चलेगा, और ये आगे फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो अपने नाम पर भी, तो बैंडविड्थ राइट मिलते हैं ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने बात करी, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, सर्विसेज, तो मैंने वो एयरटेल से सर्विसेज उसके ली होगी, तो ऑब्वियसली हर महीने कुछ पेमेंट तो जाती होगी एयरटेल को भी, तो जो एयरटेल को मेरी पेमेंट जाती है वो मेरा ऑपरेशनल है, नॉन ऑपरेशनल? ऑपरेशनल है, क्लियर है। चलो आगे बात करता हूँ, मैंने कहा कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ऑब्वियसली परचेज से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया। दूसरा बात करता हूँ वेजेस, सैलरी, अदर पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ऑपरेशनल है, ठीक है। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस अनलेस दे आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, सुनना। कैश पेमेंट, चलो पहले नॉर्मल बात करता हूँ, टैक्सेस पे करें, ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल? ऑपरेशनल है, बिल्कुल ऑपरेशनल है। क्यों ऑपरेशनल है? क्योंकि सर जो प्रॉफिट कमाया वो किस पे कमाया होगा? आपने अपने ऑपरेशंस पे कमाया होगा, और ऑपरेशनल इनकम पे आपने टैक्स पे करा, तो इट इज आल्सो ऑपरेशनल खर्चा, है ना। हाँ जी अच्छा, बोलो। हाँ चल, तो ये क्या है? टैक्स पेड ऑपरेशंस। अब लेकिन मैंने बोला, मैंने ना, अब ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शन समझना, मैंने एक लोन कराया है जिसपे ना एक प्रोसेसिंग फीस लगी मुझे, लगती है, लोन कराने में प्रोसेसिंग फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस तो क्या हो गया, पहली बात तो ऑपरेशनल है, लोन ऑपरेशनल कैसे हो सकता है भाई? लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा ना, फाइनेंस ले रहे, लोन ले रहा हूँ भाई, अभी तो बात करी थी कि 3 लाख रुपए का लोन लिया होगा तो वो प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेशंस नहीं है तुम्हारे वो। अब तो तुमने अगर इसको ऑपरेशन बोल रहे हो मतलब तुम इसको प्रॉफिट मान रहे हो अपना, इज इट योर प्रॉफिट? नहीं। प्रोसेसिंग फीस, पैसा गया है, बट किसकी वजह से गया है? आपके ऑपरेशंस की वजह से नहीं है, वो आपने लोन लिया था उस पे खर्चा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? फाइनेंसिंग हो गया। फाइनेंसिंग
साथ में प्रोसेसिंग फीस, ये भी फाइनेंसिंग में चले जाएगी बिकॉज ऑफ वो फाइनेंसिंग। अगर समझ में आ रहा है जो चीज निपट रही है निपटा लो, फाइनेंसिंग भी करना ही है, ठीक है। चलो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो भी। अब एक बात सुनना, अब इस प्रोसेसिंग फीस के ऊपर क्या हुआ, जीएसटी पे करा लगेगा, हाँ सर लगेगा, प्रोसेसिंग फीस के ऊपर जीएसटी लगता है। तो सर ये तो टैक्स हो गया, और ऊपर लिखा है टैक्सेस पेड, क्या होता है ऑपरेशनल, ये भी टैक्सेस पेड है। आगे बस समझ में क्या होगा ये, वो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्सेस जाएंगे, जो प्रॉफिट्स वाले टैक्सेस है वो तो आपके वही है, बट ये जो है क्या है आपका नॉन ऑपरेटिंग, मतलब नॉन ऑपरेटिंग बोलेंगे या फाइनेंसिंग बोलेंगे। क्लियर हुआ। चलो सर एक और बात ऐसी करते हैं, चलो अब यहाँ पे इसका टेक्निकल एक्चुअल इम्प्लीकेशन जो है वो इस वाले पॉइंट से है, सुनना। मोर ओवर आपके सिलेबस में आएगा नहीं, बट अभी मैं एक एक चीज़ को क्लियर करते चलूँगा, लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। चलो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ओके। एक तो वो टैक्सेस पेड ऊपर लिखी दी है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने ना एक बिल्डिंग थी मेरी, कंपनी की बिल्डिंग थी, मैंने उसको सेल कर दिया। अब बिल्डिंग बिकेगी तो सेल होगी तो प्रोसीड आएगी, प्रोसीड आएगी तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, लगता है क्या, तो सुना होगा प्रॉपर्टी बेचते तो टैक्स लगता है भाई साहब, है ना, गेन वेन हो जाता है तो गेन पे टैक्स लगता है, ठीक है। और मुझे टैक्स लगा कितने का, 1.5 लाख रुपए का टैक्स लगा। ऑपरेटिंग है या नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, बिकॉज आपका बिल्डिंग बेचना काम है नहीं, अगर बिल्डिंग बेचना काम होता तो ये टैक्स बन जाता, फिर तो हम मान लेते इसको आपका खर्चा ऑपरेशन है, बट आपका बिल्डिंग बेचना काम है क्या, नहीं, वो तो एक आधी पड़ी थी बेच दी, तो आपका जो चीज़ काम नहीं है वो आप ऑपरेशन नहीं मानोगे। फिर ये है क्या, मैंने कहा ये है इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपने बिल्डिंग इन्वेस्ट कर रखी थी कहीं पर, बिल्डिंग को ऐसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना आप लोग, इन्वेस्ट कर रखी थी, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, उस पर गेन लगा, तो आपको इसको कौन सी एक्टिविटी में जाके ट्रीट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में जाके ट्रीट करना चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? आओ सर एक जो छोटी छोटी बातें और करता हूँ, ठीक है। जो टैक्स लगा वो भी इन्वेस्टिंग ही हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, तीनों चेन इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग बिकी, इन्वेस्टिंग, प्रोसीड आई, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, चलो इसी में, बिल्डिंग बिकी, वो अब बिल्डिंग बिकवाने के लिए वो ये डीलर वीलर को बोलना पड़ता है, वो कमीशन लेगा, वो कहाँ का पार्ट बनेगा, उसके लिए तो नहीं, अपनी बात कर रहे हैं अभी, उसकी समझ गया, उसके लिए तो ऑपरेशनल है, वो तो कमीशन लेना है, वो ऑपरेशनल लेना है, वो इन्वेस्टिंग होगा, आपको इन्वेस्टिंग में ही ट्रीट करना है, मतलब लिंक बनाना है। सबको समझ में आ रहा है, कोई डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो ना, ठीक है, नींद में तो झुक रहे, उसके लिए तो ऑपरेशनल हो गया, उसके लिए वो जो डीलर है वो तो उसका काम है ना भाई, हमारे लिए तो क्या है, हमारी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। चलो अब मैं आपसे एक और बात करता हूँ, मैंने क्या करा, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना। मैं एक बैंक हूँ, ठीक है, और मैंने क्या करा है, मैं हाँ मतलब मेरा बैंकिंग बिजनेस है, मैं नहीं बिजनेस मेरा है, मैं बैंक को काश है, पैसा ही पैसा है, चल सारी दिक्कतें खत्म। ओके सर, मैंने कहा मैं ना क्या करता हूँ, परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज करता हूँ। सर सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर, अब तो सब लोग नाम फैमिलियर हम लोग, ठीक है। अब हमने बिल्कुल एक लेवल पे आ गया, कुछ भी नाम यूज करूँगा समझ में आएगा, आई थिंक सो, है ना। चलो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हम हमारे से खा चुके, अब हम अंदर खा जाए। हाँ ठीक है, 1 मिनट देना बस।
करें आगे स्टार्ट करें। देखना, तो मैंने कहा अब बैंक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली मान के चलो अगर कोई बैंक है तो उसने क्या करा, कोई परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटीज करी। सिक्योरिटीज कैसी, कोई शेयर डिवेंचर। तो बैंक तो भाई उसको तो काम है ना ये चीज़ करना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग बोलेंगे क्योंकि बैंक का काम है, ठीक है। बट यही अगर मैं करता हूँ नॉन ऑपरेटिंग, समझ में आ रहा है। अच्छा फिर क्या ट्रीट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग है तो, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैंने परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही तो करता है बंदा, है ना, तो दैट वुड बिकम इन्वेस्टिंग, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो एक एग्जांपल इसी के ऊपर और डिस्कस करता हूँ। अब अगर बैंक ने क्या करी, कोई सिक्योरिटीज परचेज करी है, तो सिक्योरिटीज अगर कोई बैंक परचेज करेगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या वो पे करेगा, बैंक पे करेगा। सिक्योरिटीज मान लो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे उसने, तो उसको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है ना। तो अगर बैंक है तो वो उसका ऑपरेशनल इनकम हुई या फिर नॉन ऑपरेशनल, बैंक बैंक है, बैंक के लिए ये क्या था, ऑपरेटिंग था। तो इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट या डिविडेंड भी क्या होगा, एज सिंपल एज दैट, क्लियर है। अब लेकिन अगर यही अगर मैं होऊंगा तो नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि और कौन सी कैटेगरी रहेगी, इन्वेस्टिंग। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ अगर बैंक है तो ये ट्रीटमेंट है, और यहाँ अगर अदर है तो ये उसके लिए क्या होगी, इन्वेस्टिंग होगी, इन्वेस्टिंग। कोई डाउट यहाँ तक, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इस चीज के ऊपर भी वार्तालाप कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब फटाफट डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता तुम सब लोग बता दो, सिर्फ एक्टिविटी बता देना। अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा किस चीज से रिलेटेड होती है, पहले तो ये ध्यान से देखना कोई भी। अच्छा हमें वो हेड याद है क्या हमारे, एक बार वो बैलेंस शीट बनाऊं पूरी ही, वो टी शर्ट करके बना दो, कुछ ज़्यादा हो गया क्या, सही है चल रहा है, अभी मैनेजेबल है ना, बहुत स्लो स्लो पढ़ना तो अभी स्टार्ट ही करा था। ये रही बैलेंस शीट, और मैंने कहा यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वो अपने हेड के नाम, SHF, NCL, CL, ये तो फटाफट याद करने के तरीके बढ़िया मिल गए, है ना। और ये NCA और CA। चलो इसके आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको चाहता हूँ आप इस बैलेंस शीट में जब भी नजर मारो तो आप इसको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में क्लासिफाई करना समझ जाओ, क्लियर है। तो क्या आप कर पाओगे, एक बार देखें, मैं एक बार तीनों के हिंट दे देता हूँ। ऑपरेटिंग का तो पूरा हिंट दे दिया, फाइनेंसिंग का बताता हूँ। फाइनेंसिंग में लेना है लोन, जहां पे भी होगा लोन वहां पे होगी फाइनेंसिंग। बोले तो नॉन करंट लायबिलिटी जितनी भी होगी वो सारी क्या होगी, फाइनेंसिंग होगी, फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। बट उसमें हिंट मारते हैं, एनसीएल के अंदर दो चीजें थी, बिठा दे शॉर्ट टर्म बुक, बिठा दे, मजे ले रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो 100% नो डाउट। मैं अब सिर्फ FOI लिखूंगा, F बोले तो फाइनेंसिंग, O बोले तो ऑपरेटिंग, I बोले तो ठीक है। F फाइनेंसिंग है नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म प्रोविजन या फिर मैं लोन ले रहा हूँ, प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करते हैं हम लोग, बहुत बहुत बढ़िया सही बोल रहा है ना, वो उसका डेटर बना करा है,
डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट होता है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और पहली बात वो डेटर में से माइनस होता है। बट जो भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो सारे हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग, ठीक है। और ऑपरेटिंग के अंदर भी अगर मैं बोलूँ ना तो इट इज नॉन कैश। क्या मुझे कोई बता सकता है, आई एम राइट और नो, क्या इसकी प्रोविजन क्रिएट करने की वजह से क्या कोई कैश का आना जाना होता है? बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? सब एक एक। क्या प्रोविजन जब हम क्रिएट करते हैं तो कोई एक्चुअली में कोई पेमेंट हो रही होती है क्या? प्रोविजन तो क्रिएट ही इसलिए होता है क्योंकि कोई फ्यूचर लायबिलिटी है। हाँ, बस वो संभाल के रखा है। एस्टिमेटेड अमाउंट याद है, रिजर्व होता था संभाला हुआ पैसा, प्रोविजन होता था नोन लायबिलिटी, बट अमाउंट शुड नॉट बी एस्टिमेटेड, तो हम उसको एस्टिमेटेड बेसिस पर एस्टिमेट करते हैं। मतलब एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता चल सकता। जैसे मान के चलो मार्च का, हाँ जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोविजन का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला था किसी टाइम पर कि जब मेरा मूड होगा तो मैं प्रोविजन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर करूँगा। पहले मैं 2 लाइन में कवर कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं। मान के चलो मेरा पूरे साल का ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अब हम मंथली आते हैं, आखिरी महीने का मार्च का बिल कब आएगा? मान के चलो 7 तारीख को आएगा, एकदम से तो नहीं आता ना, उस दिन थोड़ी ये लो सर पॉपअप टाइप है, प्रीपेड वाला सिस्टम नहीं है, अभी वो वाली दूर है। ड्यू चलता है, ड्यू में भी क्या होता है, अगर 31 तारीख तक का बिल है तो उसका बिल आपको रिसीव होगा 7 को और वो पेबल होगा कहीं ना कहीं 15 तक। ऐसे ही होता है नॉर्मली, हाँ ड्यू बेसिस पे भी ऐसे ही होता है। बिल आता है 7 तक आता है, बिल होता है पिछले डेट का, उसके बाद आता है, उसके बाद पेबल में उसके थोड़े टाइम बाद तक होता है। थोड़ा टाइम मिलता है पे करने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे लोग तो है नहीं यहाँ पर यार, उसके बाद पेनल्टी लगती है। चलो अब सुनना आगे। तो एक बात बताओ, लेकिन एक अकाउंटेंट जो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बुक कर रहा होगा, वो 31 मार्च पर क्लोजिंग करनी है उसको, 31 मार्च है तो क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग करते टाइम उसको क्या करना पड़ेगा? बिल बुक एक्रूअल बेसिस, तो यूज हुआ ना हुआ, पे हुआ ना हुआ, आपको बुक तो करना पड़ेगा। बट किस अमाउंट पे बुक करेगा? एस्टिमेटेड अमाउंट पे। क्या निश्चित है लायबिलिटी आनी है? बोल दो। अबे एक पूरे महीने की बिजली तो यूज करी है ना, तो इट इज फिक्स्ड की लायबिलिटी आ रही है, इट इज अ नोन लायबिलिटी। बट क्या उसका अमाउंट फिक्स्ड है, पता है या एस्टिमेटेड है? एस्टिमेटेड बेसिस पे बुक करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम वी आर क्रिएटिंग द प्रोविजन, अदरवाइज हम उसका आउटस्टैंडिंग भी कर सकते थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। चल कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात समझानी थी। तो क्या प्रोविजन की वजह से एक्चुअली कोई कैश आउटफ्लो हुआ है? ये तो अभी फ्यूचर में होना है, अभी फ्यूचर में होना है। तो प्रोविजन की वजह से कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। और अगर प्रोविजन की वजह से कोई कैश आउटफ्लो नहीं है तो क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा या नॉट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्योंकि हम बना बेटा कैश फ्लो आएगा, ट्रीट होने के लिए आएगा, बट बस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिमूव करना पड़ेगा बेसिकली। कि मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या कैश फ्लो का पार्ट होगा ये? क्या आपके बैंक अकाउंट के अंदर इसकी कोई एंट्री होगी? नहीं। क्लियर है? चल तो मैं इसको ये बोल देता हूँ, वैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है अगर देखा जाए तो पीएनएल को छेड़ रहे हैं, तो पीएनएल को छेड़ रहे हैं तो काइंड ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन। ऑपरेटिंग के अंदर हमें फर्दर बाइफर्केशन सीखनी है कैश और नॉन कैश की, तो हम उन दोनों पे वार्तालाप कर लेंगे आराम से। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट लायबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग? करंट लायबिलिटी के ऊपर। अब सर जो करंट लायबिलिटी होती है वो जनरली देखा जाए तो किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग? करंट लायबिलिटीज ध्यान रहे, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है, ऑपरेटिंग से, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। डे टू डे के खर्चे लेना देना, है ना, तो सारी चीज इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। जनरली ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर के हेडों को डिस्कस करते हैं। पहले इसके अंदर के हेड बताओ, इसी के साथ बैलेंस शीट रिवाइज हो जाएगी। अदर को छोड़ देना, ट्रेड पे देखा जाए तो बोरिंग्स, सर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का क्या करें? फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? डाउट है। ये डाउट को क्लियर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ने क्लैरिफिकेशन निकाला था थोड़े टाइम पहले, ठीक है। पहले तक इसको क्या माना जाता था? पहले तक इसको हम लोग ट्रीट करते थे अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कुछ हो गया टाइम, 7-8 साल हो गए, ठीक है। तब हम इसको ट्रीट कराया करते थे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट अब उसके
क्लैरिफिकेशन निकाला गया और एकदम निश्चित कर दिया गया कि सर जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं लोन्स हैं दैट वुड बी कंसीडर्ड अंडर दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये दो चीज ये याद रहेगी बातें, भूल तो नहीं जाओगे। कहाँ पे ट्रीट करना है, इट इज फिक्स्ड दैट वी आर ट्रीटिंग इन दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसके बाद प्रोविजन, क्या ही फर्क पड़ता है सर, नॉन कैश है आएगा ही नहीं, बट अगर बोला जाए तो कहाँ पे ट्रीट करेंगे, ऑपरेटिंग। और ट्रेड पेबल तो अभी पढ़ा था, पीछे ही पढ़ा था, ऑपरेटिंग में होता है। बात क्लियर है, आ जाओ, ये हो गया खत्म। सर एसएचएफ इसमें भी पार्ट ना बच्चे ना बच्चे, हाँ इसमें भी पार्ट है बिल्कुल। एक तो होती है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बताओ शेयर कैपिटल का क्या करें, शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी के लिए सोचो, कंपनी के लिए प्रॉफिट होती है शेयर कैपिटल। मैंने कंपनी के शेयर्स इशू करके पैसा लिया है तो मैं कंपनी के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए पैसे ले रहा हूँ, दैट वुड बी कंसीडर्ड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन ही तो एक तरीके का, बट वही वाला लोन है जो कभी रीपे नहीं करना। ओनर्स इक्विटी, डेट फंड और इक्विटी फंड है ना, क्लियर है। तो यानी कि ध्यान रखना शेयर कैपिटल इज योर फाइनेंसिंग। अच्छा जो मैंने फाइनेंसिंग बोलते हैं ना वो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीट होने वाला है, उसके ऊपर नजर आपको वहां पे ऑपरेटिंग में डालनी है। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होगे ना, जब हम बना रहे होंगे तो सिर्फ ऑपरेटिंग वाला फिल्टर लगा के चलना है, ओ डन, वही चीजें ट्रीट होने वाले। रिजर्व एंड सरप्लस पे बताओ कैसे, बस यही जवाब सुनना था, ये लग रहा है तुम मेरे स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या होता है, अब वो बने कहाँ से, अब इतने टाइम से तो पढ़ते हुए आए कि प्रॉफिट से ही बनता है, प्रॉफिट से बनता है, वहीं से तो बनाते हुए क्या है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ऑपरेटिंग में ट्रीट करेंगे, ठीक है। हेलो हाँ जी, अच्छा 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 कोई नहीं, हाँ हाँ जी तो कल मैं थोड़ा सा जल्दी रखूँगा, थोड़ा टाइम से हो जाए। हाँ सुबह सुबह ही, आपने भी रखनी है क्लास। हम्म 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 बिल्कुल, हाँ वो तो है ही। अच्छा एक मिनट, मैं ऐसा करूँ, मैं बस 5 में कुछ काम कर रहा हूँ, 5 मिनट में मैं बस आपको कॉल बैक नहीं करूँगा, आपको पूरा डिस्कस करें। हाँ हाँ डन 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 ओके। चलो अब सुनना, नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट में आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दो, ठीक है। होमवर्क क्या है, नॉन करेंट एसेट के हेड याद है, सर याद है। नॉन करेंट एसेट वैसे जनरली जितना बड़ा भी हेड है, सारे के सारे इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना भाई। और करंट एसेट के अंदर के हेड आप ओपन करके आओगे, ओपन करके चेक करके आओगे कौन से हेड में जाएगा, एंड आई विल आस्क हिम कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अभी आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, होमवर्क कुछ नहीं है, बेसिक्स है, बस घर के लिए होमवर्क है। ये बैलेंस शीट पूरी रिवाइज और स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये बुक ले लें, कितने बजे रहेगा सर, मैं भेज दूँगा टाइम, 7 बजे तो क्लास और 8 बजे
और ही लेगा।